किसने दिया था वक्फ ताजमहल को, ताजमहल वक्फ वालों को? और कैसे बचा फिर ताजमहल? ये खेल करना चाहते हैं, यही खेल करना चाहते हैं ना, वक्फ के कानून को यथावत रखकर। और मनमोहन सिंह की सरकार जब चुनाव में जा रही थी, चुनाव जब सिर पे आ था, तो मनमोहन सिंह की सरकार ने 123 बेशकीमती जमीन वाली प्रॉपर्टियां वक्फ को दे दी। क्यों दे दी? मुकदमा चल रहा है उनका, चुनाव जीत जाए इसलिए। मुसलमान के लिए स्कूल नहीं बनवाया, वक्फ की प्रॉपर्टी दे दी कुछ चुनिंदा वक्फ के प्लेयर्स को कि जाओ मौज लो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको केजरीवाल का वो भाषण याद है जिसमें उसने कहा था कि अगर हम केंद्र में सरकार में आ गए तो हम अंबानी का एंटीलिया भी वक्फ को दे देंगे। ये है दोस्तों इन लोगों का खेल। सोचिए कैसे देश को लूट लूट के, जेबें भरी, हिंदुओं को लूट लूट के मुसलमानों को दे दिया सिर्फ वोट बैंक के लिए। इनको कोई कहेगा ये हिंदू पार्टी है? कितना बड़ा भारत के साथ धोखा करा था इन लोगों ने, कितने धोखेबाज है ये। आज इसीलिए कोने पे बिठा रखा है और इनको कोने पे ही रहने देना चाहिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही भारत का भला कर सकती है, हिंदुओं का भला कर सकती है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जामा मस्जिद दिल्ली एएसआई के अधीन है। अशोक बाबू, एएसआई उस पूरे मंदिर का, उस पूरे मस्जिद के से पेरिफेरी में जो दुकानें हैं ना 40-50, उनका पैसा कौन ले रहा है? मस्जिद को कौन चला रहा है? अपनी निजी मिल्कियत की तरह। ये किसी से छुपा है क्या? तो इसमें क्या दिक्कत है कि मुसलमान में भी जो वंचित वर्ग है उसको और सुविधा मिल जाए वक्फ की प्रॉपर्टी से? तो इसमें कोई एंटी मुस्लिम काम है क्या? समस्या यहां मुसलमान का बच्चा तालीम ना पाए, अपराध से दूर नहीं रहे, इसकी कोशिश मत करना। क्या करना? जब सरकार में आ जाओ तो ताजमहल वक्फ को दे देना। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच घटना बता रहा हूं अशोक बाबू। नामों को उल्लेख में नहीं जाऊंगा, अकेले में हम आप चर्चा कर लेंगे, बड़ी कटुता हो जाती है। क्या किसने दिया था वक्फ ताजमहल को, ताजमहल वक्फ वालों को? और कैसे बचा फिर ताजमहल? ये खेल करना चाहते हैं, यही खेल करना चाहते हैं ना, वक्फ के कानून को यथावत रखकर। दिल्ली का लाहौर स्तंभ, उसका तो किसी मुसलमान के एम से भी लेना देना नहीं। वो वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? 281 प्रॉपर्टी है लिस्टेड देश की जो एएसआई के संरक्षण में है लीगली, संसद के कानून के जरिए। वहां एएसआई का आदमी घुस नहीं सकता। ये दादागिरी खत्म नहीं होगी क्या? होगी और होनी चाहिए। छोटा इमाम बाड़ा से लेके बड़ा इमाम बाड़ा, बहू बेगम के मकबरे से लेके और जामा मस्जिद तक। और मनमोहन सिंह की सरकार जब चुनाव में जा रही थी, चुनाव जब सिर पे आ था, तो मनमोहन सिंह की सरकार ने 123 बेशकीमती जमीन वाली प्रॉपर्टियां वक्फ को दे दी। क्यों दे दी? मुकदमा चल रहा है उनका, चुनाव जीत जाए इसलिए। मुसलमान के लिए स्कूल नहीं बनवाया, वक्फ की प्रॉपर्टी दे दी कुछ चुनिंदा वक्फ के प्लेयर्स को कि जाओ मौज लो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। प्रशांत पटेल, इस अजब किस्म की लूट खसोट पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? और मैं तो कहता हूं ये मुसलमान के लिए ज्यादा जरूरी है, मुसलमान के हित का विषय है कि वक्फ के दरवाजे खुले, खिड़कियां खुले, उनमें ताजी हवा जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि ये प्रोपेगेंडा बताया जाता है कि ये जो वक्फ कानून है ये उनके मुसलमानों के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनमें वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की ही संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उनकी पैतृक संपत्ति पर दावा ठोक रखा है, और बेचारे सामान्य मुसलमान मुकदमा लड़ रहे हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में या अन्य कोर्टों पर। तो ये कोई किसी धार्मिक विषय तो है ही नहीं, ना तो कोई हिंदू का विषय है, ना तो कोई क्रिश्चियन का विषय है। बाकी जो हिंदुओं के मंदिर या चर्चों पर जो दावा ठोक रहे हैं वो तो विषय है ही। और वक्फ बोर्ड की जो जमीनें, उनका लाभार्थी तो वही कुछ चंद लोग हैं जो बोर्ड पे बैठे हुए हैं। वक्फ का जो इस्लामिक पीरियड में जो पर्पस था तो ये तो वही था ना कि इसका लाभ जो गरीब लोगों को मिले, लेकिन गरीब लोगों को तो मिल नहीं रहा। अब वक्फ बोर्ड आज बताया ना कि उसने देश में कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने यतीम खाने बनाए, तो इस पे एक बार पता चले ना कि वो वाकई में लोगों के लिए है जवाबदेह। और ओवैसी पर तो स्वयं आरोप है कि उसने सैकड़ों करोड़ की वक्फ की संपत्तियों को वहां पे दबा रखा है, हैदराबाद में और तेलंगाना में। वहां पे वो लोग किराया खा रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे।
जो आईटीओ के पास काफी जो वक्त की प्रॉपर्टी उसका भी किराया कुछ ही लोग खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए जो लाभार्थी हैं डायरेक्टली, वो लोग नहीं अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही जब ट्रिपल तलाक की बात आई तो उसमें पीड़ित तो मुसलमान महिलाएं थी, कोई उसमें हिंदू ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनियों को तो कोई लेना देना था नहीं। तो जो लोग लाभार्थी थे वो नहीं चाहते थे कि ये ट्रिपल तलाक समाप्त हो, ताकि जो उनकी मौलवियों की जो हलाला की दुकानें थी वो चलती रहें। तो इसलिए वो उस चीज का विरोध कर रहे थे। वक्त को इसी तरीके से विरोध कर रहे हैं और हर बात में संविधान ले आते हैं। मैं तो वही तो पूछना चाहता हूँ भैया कि संविधान का कैसे विरोध में है? ये तो संपत्ति से रिलेटेड प्रॉपर्टी का मामला है, कोई धार्मिक अधिकार का तो आपका मामला है नहीं। और धार्मिक अधिकार आपको अनुच्छेद 30 में मिले हुए हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों से रिलेटेड है, उसमें तो इसको कोई इंटरफेरेंस है नहीं। फंडामेंटल राइट का ये ऑलरेडी वायलेट करता है, इसलिए ये कानून रद्द होना चाहिए। और भी बहुत सारे इस तरह कानून गलत तरीके से बने हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, जैसे प्लेसमेंट और वर्शिप एक्ट है, वो भी गलत तरीके से बने हैं। लेकिन जो धमकी देने वाले लोग हैं वो देश के सामने, हिंदुओं के सामने, जो लोग जो पार्टियां हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, 120 करोड़ हिंदुओं को ये लोग जो साइडलाइन कर रही हैं, फिर जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, कैसे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो देश की जनता देख रही है किस तरीके से ये लोग एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और सबसे अधिक जो सांप्रदायिक राजनीति ये लोग कौन कर रहे हैं? एक धर्म विशेष की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और सब जो है सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और जो है हमें सांप्रदायिकतावादी कहते हैं। तो जनता देश की देख रही है, जनता कोई देश की मूर्ख नहीं है। हाजी नाजिम, सिर्फ आखिरी सवाल, मेरी समझ ये कहती है जेपीसी की रिपोर्ट देखने के बाद और सरकार जो पहले बिल लाई थी उसको देखने के बाद कि बुनियादी अंतर ये होगा कि जो ज़मीन सरकारी राजस्व के रिकॉर्ड में वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज है, उस ज़मीन की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा नए कानून के आने के बाद। लेकिन जो ज़मीन केवल वक्फ ने अपने रजिस्टर में अपने अंदर लिख रखी है, उसका कागज़ दिखाना पड़ेगा कि हाजी नाजिम ने दान दिया तो हाजी नाजिम कहाँ से लाए थे, वो मालिक थे कि नहीं, और मालिक थे तो उसका कागज, और फिर दान दिया तो उसका कागज। बस इतनी सी बात है, इसमें इतनी हाय तौबा क्यों? जो संपत्ति वक्फ की राजस्व विभाग के पास दर्ज है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं प्रस्तावित है। हाँ, राजस्व के पास जमीन रजिस्टर्ड है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो हमारे बाप दादाओं के द्वारा वक्फ की हुई जमीन है। वो हमारे अपने जो वक्फ बोर्ड में रहने वाले हैं उनके पास पूरा बायोडाटा है इस चीज का। और एक चीज और मैं कहूंगा, देखिए अभी आपने पूजा स्थल नियम की भी बात करी थी, पूजा स्थल नियम की, तो मुझे लगता है कि उसमें बुद्ध भाइयों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर बुद्ध भाइयों के जो मंदिर तोड़कर नए मंदिर बनाए गए थे, तो बुद्ध भाइयों को वापसी अपना। ठीक है हाजी भाई। और एक बात जो अभी 3 तलाक की बात करी गई थी ना, हलाला 3 तलाक की, तो मैं अपने प्रशांत भाई से कह दूं कि देवदासी प्रथा आज भी कहीं ना कहीं चल रही है। छोड़ो भाई, अब हलाला चक्कर में ना पड़ो यहाँ। ठीक है भैया, रुक जाओ, ठीक है, आगे बात। हाजी नाजिम, आगे बात आगे। हाजी भाई कह रहे हैं कि जो जमीन वक्फ के रजिस्टर में लिखी है, मुतवल्ली, सही उच्चारण कर रहा हूँ होगा शायद, मुतवल्ली के पास उसका पूरा बायोडेटा है कि किन सज्जन ने दान दी। भैया बड़ा घपला है हाजी भाई, या तो आप भोले हो या बहुत ज्यादा समझते हो चीजों को, खेल को। क्या दूर ना जाओ, औरंगजेब छोड़ो, रंगीले शाह रंगीले औरंगजेब छोड़ो। अभी 3 महीना पहले संभल में एक अब्दुल समद नाम के आदमी का वक्फ नामा दिखाया गया। क्या जितना बड़ा पूरा संभल शहर नहीं, उससे 2 वर्ग किलोमीटर ज्यादा, 5 वर्ग किलोमीटर में संभल शहर, और 7 वर्ग किलोमीटर दान दे दिए उन्होंने जमीन वक्फ की। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो कागज पहुंचा तो उन्होंने कहा संभल में ऐसा कौन आदमी था जिसको, जो अवध के, अरे वहां के हैदराबाद के निजाम से भी ज्यादा संपन्न था। 7 वर्ग किलोमीटर जमीन ढूंढवाई हुई। क्या उनके नाती पोते मिल गए, वो आए, बोले प्रभु हमें बख्श दो, ये सब फर्जी है। बोले हमारे परबाबा के पास तो खुद नहीं था कुछ खाने को, है वो तो खुद अंडे की ठेली लगाते थे। वो कहां से दान कर जाएंगे? जो मूंगफली बेच रहे थे, जो रुमाली रोटी बना रहे थे ढाबों पर, उनके नाम से बता रहे हो कि ये महल और चौबारे और ये हवेलियां आई हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।